अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। देखते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिले यकीन कहानी। रजिया फलों के बाग में एक दरख्त के नीचे उदास सी बैठी थी कि अचानक उसके सर के बिल्कुल ऊपर चिड़ियों के चहचहाने का शोर सुनाई देने लगा। उसने जल्दी से सर उठाकर ऊपर देखा, जहाँ दरख्त की शाखों के दरमियान चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें के शायद चिड़िया के अंडे या बच्चे थे। एक काला सा सांप शाखों पर झूलता हुआ उस घोंसले तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अब तो वहां चिड़ियों का बहुत ज्यादा शोर हो चुका था, क्योंकि बहुत सी चिड़िया इकट्ठी हो गई थी। रजिया सांप को देखकर कांपने लगी और जल्दी से उठकर उस दरख्त से परे हट गई और दुआ करने लगी कि सांप उस घोंसले तक न पहुंच सके। उसी वक्त एक हैरानकुन काम हुआ। रजिया के पीछे से एक दरमियाना सा पत्थर उड़ता हुआ आया और सांप के सर पर जोर से लगा। सांप हवा में उड़कर दूर जा गिरा और रजिया के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने पलटकर पीछे देखा, जहां उसका मंगेतर अरशद खड़ा मुस्कुरा रहा था। रजिया उसको देखकर मुस्कुराई और फिर उसने नाराजगी से मुंह फुला लिया और अपना रुख बदल लिया। अरशद ने भी उसकी नाराजगी महसूस कर ली, तो वो तेज कदमों से उसके पास आया। मुझे पता है कि मैं बहुत लेट हो गया हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं भी मजबूर था। आज पैदल आया हूँ। बाबा अपने साथ घोड़ी लेकर गए हुए थे। रजिया को ये सुनकर एक झटका लगा कि उसका महबूब मंगेतर इतनी दूर से पैदल उससे मिलने आया है। तो वो एकदम अरशद के पास चली गई और उससे कहने लगी, मुझे माफ कर दो, गुस्सा आ गया था तुम्हारे देर से आने पर, लेकिन अगर घोड़ी ना थी तो तुम ना आते ना, हम फिर किसी दिन मिल लेते। कैसे ना आता, इतने दिनों बाद तो मिल रहे हैं। आज ना आता तो न जाने फिर कब मुलाकात होती। अरशद और रजिया दोनों कजन्स थे। दोनों के वालिद आपस में दोस्त थे और दोनों की माएँ बहनें थीं। बचपन में ही एक दूसरे के घर आना जाना था, मेल जोल और इकट्ठे खेलना, रंगरलियां मनाना, और फिर दोनों की हो गई मोहब्बत। पहाड़ी इलाके के रहने वाले थे दोनों। रजिया पहाड़ी ठंडे इलाके की लड़कियों की तरह ही सफेद, गोरी, लंबे बाल और अल्लाह ने नैन नक्श भी खूब दिए थे। दूसरी तरफ अरशद भी कुछ कम ना था, खूबरू जवान था। दोनों ही एक दूसरे से टूट कर मोहब्बत करते थे। उनके घर वाले उनकी मोहब्बत से आगाह थे, इसीलिए उनकी मंगनी कर दी गई और साथ ही ताकीद भी कर दी गई कि अब हर रोज का मिलना बंद। लेकिन दोनों ही जब एक दूसरे से मिल ना लेते, उस वक्त तक बेचैन से रहते थे। रजिया का गांव पहाड़ी के दामन में था, जबकि अरशद का दो पहाड़ियों को छोड़कर एक वादी में घर था। हवाई फासला ज्यादा न था, लेकिन पहाड़ों की वजह से जमीनी फासला बहुत था। आने जाने में मुश्किल थी, लेकिन फिर भी वो रजिया से मिलने जरूर आता था, कभी अपने वालिद की घोड़ी पर तो कभी पैदल। बाहर का मौसम आने वाला था, उसमें उनकी शादी तय थी। शादी के दिन नजदीक आ रहे थे और वो दोनों खुशी से इतराए इतराए फिरते थे। रजिया और अरशद कब से इसी बाग में मिल रहे थे। आज भी वो दरख्त के नीचे बैठे काफी देर बातें करते रहे। अरशद ने रजिया के सुनहरी लंबे बालों को हाथ से छुआ और अलविदा कहना ही चाहा था कि अचानक दरख्त की शाखें जोर जोर से हिलने लगी। दोनों ने हैरान होकर उस दरख्त की तरफ देखा, क्योंकि हवा का तो नामो निशान ना था। दोनों कुछ परेशान हो गए और उसी परेशानी में जल्दी जल्दी उस बाग से निकले। रजिया को ऐसा लग रहा था कि कोई उसे जैसे घूर रहा हो। उसने अरशद की तरफ देखा, जो कि उसे अलविदा करके पहाड़ी के पीछे गायब हो रहा था। रजिया तेज तेज कदमों से अपने घर की तरफ चलती, जो कि कुछ ही फासले पर था। रजिया अपने घर में दाखिल हुई तो माँ कहने लगी, रजिया, शाम का अंधेरा फैलने लगा है और तू अपने लंबे बाल खोले कहाँ से आ रही है? कुछ नहीं अम्मा, एक सहेली से मिलने गई थी। घर में दाखिल होते हुए उसका जहन पिछली परेशानी भूल गया और उसने मुंह दूसरी तरफ करके अम्मा को जवाब दिया, साथ ही सहेली का सोचकर मुस्कुरा भी दी। सर पर कोई चादर उड़ाकर यूं ना घुमा कर, वरना कोई जिन चिमट जाएगा तुझे। अम्मा की बात सुनकर रजिया के मुंह से कहका बुलंद हुआ और वो अंदर की तरफ भागी। अम्मा, आपका भांजा पहाड़ खोद सकता है तो फिर जिन विन किस बाग की मूली है, उसको तो अरशद यूं उड़ा देगा। रजिया ने हाथ पर फूंक मारते हुए कहा। उसकी बात खत्म भी ना हुई थी कि मकान की छत, जो कि लकड़ी और लोहे की चादरों से बनी थी, अजीब तरह से चरचरा उठी। दोनों माँ बेटी ने फौरन छत की तरफ देखा। उन्हें ऐसा लगा कि मकान पूरा हिल गया हो। दोनों ही डरकर गुमसुम सी हो गईं। दोनों के मुंह से कोई लफ्ज न निकल सका। अरे रजिया, ये क्या था? माँ ने अटकते हुए पूछा। रजिया खुद डरी सहमी खड़ी थी, वो क्या जवाब देती। अब दोनों ही परेशान परेशान खड़ी सोच रही थी कि ये उनका वहम था या वाकई मकान चरचराहट के साथ डगमगाया भी था। फिर दोनों माँ बेटी खोए खोए आपस में कोई बात किए बिना ही आहिस्ता आहिस्ता अंदर कमरों की तरफ बढ़ गई।
रजिया अंदर कमरे में दाखिल हुई और जल्दी से दरवाजा बंद किया तो उसे ऐसे लगा कि कोई हंसा हो। वो चौंक कर पलटी, लेकिन कमरा खाली था। वो तो पहले ही परेशान थी, हंसी की आवाज सुनकर मजीद परेशान हो गई और डर कर इधर उधर देखने लगी। उसके कदम अपनी जगह जम से गए थे। वो सोचने लगी कि उसके साथ आज हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद बहुत मुश्किल से उसने वुजू किया और कमरे के कोने में जाए नमाज बिछाकर नमाज मगरिब के लिए खड़ी हो गई। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला। ऐसे लगा कि कोई आहिस्ता से बाहर निकला हो और फिर दरवाजा बंद हो गया। उसके बाद सुबह तक ऐसा वैसा कोई वाकया ना हुआ, इसलिए दोनों माँ बेटी के जहन से निकल गया कि वो रजिया के अब्बा को कुछ बताएं। फलों का मौसम था, दरख्त के साथ फल लगे थे। रजिया रोजाना असर के बाद बाग में होती। आज भी वो बाग में बैठी चिड़िया के उस घोंसले को गौर से देख रही थी, जिसमें से कि चिड़िया के बच्चों की ची ची की आवाज सुनाई दे रही थी। और रजिया का दिल चाह रहा था कि दरख्त पर चढ़कर घोंसले में उन बच्चों को देखे। अचानक बाग के कोने से घोड़े की हिनहिनाहट की आवाज सुनाई दी, तो रजिया ने जल्दी से पलट कर देखा। जब उसने अपने सामने अरशद को देखा तो आंखों पर जैसे यकीन ही ना आया। वो एक सफेद रंग के घोड़े पर बैठा मुस्कुरा रहा था। पहले तो वो हैरान खड़ी रही, लेकिन फिर एकदम दौड़ी और अरशद के पास पहुंची। अरशद, तुम? हाँ, क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? इसमें हैरान होने वाली क्या? सामने अरशद को देखा तो आंखों पर जैसे यकीन ही ना आया। वो एक सफेद रंग के घोड़े पर बैठा मुस्कुरा रहा था। पहले तो वो हैरान खड़ी रही, लेकिन फिर एकदम दौड़ी और अरशद के पास पहुंची। अरशद, तुम? हाँ, क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? अरशद ने घोड़े से उतरते हुए हंसकर बोला। उसी वक्त रजिया को बहुत ही दिलनशीन भीनी भीनी खुशबू आई, तो बेइख्तियार ही उसका दिल अरशद की तरफ खींचने लगा। क्यों नहीं, तुम तो रोज आ सकते हो, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई का खर्च होगा ना। सुना है कि वकालत बहुत ही मुश्किल होती है। रजिया ने खोए खोए अंदाज से कहा, क्योंकि अरशद के पास से आई खुशबू की महक उसे महसूस कर रही थी। कुछ मुश्किल नहीं, बस आखिरी दिन है और उसके बाद। अरशद ने बात अधूरी छोड़ दी, जिसे समझ के रजिया शर्माने लगी। फिर उसने घोड़े की तरफ देखते हुए पूछा, अच्छा ये बताओ कि इतना खूबसूरत घोड़ा ये किसका है? बाबा को किसी दोस्त ने तोहफा दिया है, तो उन्होंने मुझे दे दिया, क्योंकि उन्हें पता होगा ना कि मैं तुमसे मिलने के लिए आता रहता हूँ। मगरिब से कुछ देर पहले जबकि वो आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे तो अरशद ने कहा, रजिया चलो तुम्हें मैं अपने घोड़े पर सैर करा लाऊं। रजिया ने शर्माते हुए सर को ना में हिलाया। अगर किसी ने देख लिया तो? अरशद ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए उसे हाथ से पकड़कर उठा लिया। आगे खुद घोड़े पर बैठकर पीछे रजिया को बिठा लिया। रजिया चुपचाप बैठ गई, जैसे किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। अरशद से आती खुशबू ने उसे होश से बेगाना कर दिया था और उसने अरशद की कमर के गिर्द अपने बाजू मजबूती से लपेट लिए। अरशद ने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा दौड़ने लगा। रजिया को ऐसे लग रहा था कि घोड़ा हवा में उड़ रहा हो। मगरिब से पहले पहले उन्होंने कितने ही पहाड़ों की सैर कर ली और एक नदी से ठंडा पानी भी पिया। रजिया को बहुत ही लुत्फ आ रहा था और फिर ऐन अजान के वक्त अरशद ने उसे घर से कुछ फासले पर पहाड़ी के दामन में छोड़ा और खुद उसकी तरफ देखते हुए घोड़े को दौड़ाता पहाड़ पर चढ़कर दूसरी तरफ उतर गया। रजिया ने भी उसे अलविदाई अंदाज में हाथ हिलाया और घर की तरफ चल दी। उसके दिल में आज की उस घोड़े पर सैर और वो भी अरशद के साथ सोचकर मीठी मीठी खुदबुदी सी हो रही थी। और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। अरशद हर रोज असर के बाद आ जाता और फिर वो दोनों पहाड़ों, नदियों और वादियों की सैर करने निकल जाते। रजिया को अब हर पल अरशद का शिद्दत से इंतजार रहने लगा। जब वो अरशद के साथ घोड़े पर बैठती तो उसे बहुत ही अच्छा लगता था। आजकल हमारी बेटी बहुत खुश नजर आती है, कहीं इसे नजर न लग जाए किसी की। रजिया के अब्बा ने एक शाम बेटी के चेहरे पर खुशी सजाए घर में दाखिल होते देखकर कहा। अब्बा की बात सुनकर रजिया के चेहरे पर एक रंग सा गुजर गया। शादी जो नजदीक आ रही है हमारी बेटी की, माँ ने वुजू करके करीब आते हुए कहा और रजिया माँ की बात सुनकर अंदर भाग गई। एक ही औलाद है हमारी, वो भी चली जाएगी और तू खुश हो रही है? अरे रजिया के अब्बा, बेटियां तो देने की चीज होती हैं, बस दुआ करो कि मुकद्दर अच्छा हो और वहां जाकर खुशो खुर्रम रहे। रजिया और अरशद को घोड़े की सैर करते एक माह होने को आया था। उधर बाग में फल पक चुके थे और दरख्तों से उतारे जा रहे थे। बाप खुद उस काम की निगरानी कर रहा था। कभी कभी रजिया भी अपने बाप के साथ होती।
उन दिनों के जब तक फल उतरते रहे अरशद ना आया। रजिया को शिद्दत से उसका इंतजार रहता था और उसके ना आने पर उसका दिल बहुत उदास रहता। जिस दिन फलों को उतारने और ले जाने का काम मुकम्मल हुआ, उसी शाम अरशद अपने घोड़े के साथ हाजिर हुआ। रजिया उसे देखकर खुश हुई, लेकिन ना आने के शिकवे गिले भी किए, जिन्हें अरशद ने हंसकर सुना और मुस्कुराता रहा। आओ आज तुम्हें मैं उस पहाड़ की चोटी पर ले चलूं, जहां से तुम दूर दूर तक फैली इन हसीन वादियों को देख सकोगी। अरशद ने रजिया को बाहों में भरते हुए बर्फ से ढकी चोटी की तरफ इशारा करके कहा। रजिया उसके उस अंदाज से शर्मा गई और सोचने लगी कि इससे पहले तो अरशद एक हद में रहता था, इन दिनों वो कुछ ज्यादा ही करीब आ रहा है। लेकिन अरशद, वो चोटी तो बहुत दूर है, हम वहां तक नहीं जा सकते। ये जो मेरा घोड़ा है ना, बस देखते ही देखते हमें वहां पहुंचा देगा। अरशद ने रजिया की आंखों में प्यार से देखते हुए कहा। तब रजिया कुछ ना बोल सकी, बल्कि वो जैसे अरशद की आंखों के ट्रांस में आ गई और फिर कुछ ही लम्हों बाद वो दोनों घोड़े पर बैठे हवा में जैसे उड़ते चले जा रहे थे। उस चोटी की सैर करके रजिया को ठंड लग गई, इसीलिए उसने अरशद से जल्दी वापस चलने को कहा। जब वो घर पहुंची तो दरवाजे पर ही उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। रजिया अपनी माँ को दरवाजे पर देखकर ठिठक गई। कहाँ रह गई थी तुम रजिया? माँ की बात सुनकर रजिया को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। अम्मा, तुम्हें तो पता है कि हर शाम बागों की तरफ मैं चली जाती हूँ। रजिया ने डरते डरते जवाब दिया। कौन से बाग में थी? हमने तो सारे बाग और तुम्हारी सहेलियों के घर तक देख लिए, लेकिन तुम ना थी। आज अरशद और उसके घर वाले शादी की तारीख रखने आए थे। अरशद भी हमारे साथ ही तुम्हें देखता रहा। रजिया की माँ बहुत कुछ कहती रही, लेकिन रजिया तो अरशद का सुनकर चकराने लगी थी। ये कैसे हो सकता था कि अरशद उसके साथ भी हो और घर में भी हो? उसी वक्त रजिया का बाप भी अंदर से बरामद हुआ, जो कि नमाज को जाने के लिए निकले थे। रजिया की माँ, अपनी बेटी को समझा दो कि इसका निकलना बहुत ज्यादा हो गया है, इसे कम करे, ये ना हो कि इसके बाहर जाने पर पाबंदी लगा दूं। रजिया का दिमाग सुन्न हो गया और वो घर के सहन में गिरती चली गई। उसके वालिदैन उसकी तरफ भागे, लेकिन वो जमीन बोस हो चुकी थी और बेहोश भी। रजिया के गिरते ही उसके वालिदैन की परेशानी से जैसे हाथ पांव फूल गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से संभालते हुए रजिया को अंदर कमरे में चारपाई पर लिटा दिया। एक उल्लू ना जाने कब से घर के सामने दरख्त पर बैठा अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से उनकी तरफ घूर रहा था, और जब रजिया को उसके वालिदैन अंदर ले गए तो उसने उड़ान भरी और उसी कमरे की खिड़की पर जा बैठा जहां अंदर चारपाई पर रजिया पड़ी थी, और उसके वालिदैन उसको आवाजें देते हुए उसके मुंह पर पानी के छींटे मार रहे थे। रजिया को होश आ गया, उसका चेहरा खिड़की ही की तरफ था। आंखें खोलते ही उसकी नजर उल्लू की नजर आंखों में देखते हुए वो गुमसुम सी हो गई। उसी वक्त उल्लू उसे घूरते हुए हवा में उड़कर बुलंद हो गया तो रजिया जैसे ट्रांस से निकली और उसने इधर उधर कमरे में हैरत से देखा। रजिया बेटी, तुम्हें क्या हो गया था? रजिया की माँ ने उसके चेहरे को हाथों में लेते हुए कहा। रजिया की आंखें बेतासुर ही रहीं। उल्लू ने उड़ते हुए फिजा में एक चक्कर लगाया और फिर तेजी से वापस नीचे की तरफ आया और सीधा उस खिड़की से आ टकराया। वो इतना तेजी से खिड़की के साथ टकराया कि यूं लगा जैसे खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर घुस जाएगा, लेकिन खिड़की के साथ टकराते ही वो अचानक गायब हो गया। फिर रोशनी की एक छोटी सी किरण पलक झपकते ही रजिया से टकराई और उसके जिस्म में सरायत कर गई। उसी वक्त रजिया अपनी माँ की तरफ देख रही थी। उसे हल्का सा झटका लगा और फिर उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो गई। उसकी माँ अचानक उस तब्दीली पर झटका खाकर पीछे हटी। रजिया के वालिद सामने खड़े रजिया की तरफ देख रहे थे। वो भी रजिया की आंखों को देखकर परेशान हो गए। उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर रजिया का हाथ पकड़ा ही था कि रजिया ने जोर का धक्का दिया, जिससे उसके वालिद हवा में जैसे उड़कर दीवार से जा टकराए। रजिया के उस अमल पर दोनों ही हैरान रह गए, क्योंकि उस धान पान सी लड़की में इतना जोर कहाँ से आया कि उसने अपने मजबूत बॉडी के बाप को एक ही धक्के से परे फेंक दिया। माँ बेटी को छोड़कर अपने शोहर की तरफ लपकी, जो कि दीवार से टकराकर कमरे के फर्श पर से उठने की कोशिश कर रहे थे। माँ ने उनको उठने में मदद दी। उठने के बाद दोनों ही रजिया की तरफ देखा, जिसके बाल खुलकर बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बहुत भयानक हो रहा था। बाप सियाना आदमी था, वो समझ गया और बीवी को पकड़कर बाहर की तरफ ले जाने लगा, लेकिन बीवी अपने आप को उनसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। नहीं, मेरी बच्ची। उनके मुंह से डरे डरे लफ्ज बरामद हो रहे थे। बाप उन्हें बड़ी मुश्किल से लेकर कमरे से निकल गया। उधर वो दोनों बाहर निकले, उधर ठक करके दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया
और अंदर से कुंडी भी चढ़ गई। बाप ने अपने हवास जमा रखे और अपने हाथों से बीवी को पानी पिलाया, साथ ही दिलासा भी दिया और बोले, तुम इधर ही बाहर बैठो, उस तरफ जाने की कोशिश मत करना। मैं अभी जाकर नहर वाले बाबा जी को लेकर आता हूँ। मामला बहुत ही गंभीर लग रहा है। अब माँ भी उस वक्त तक कुछ कुछ समझ चुकी थी। उनके दिल में होल से उठ रहे थे। बेटी की शादी नजदीक थी। रजिया पर कोई हवाई असर हो गया था। बाप नहर वाले बाबा को अपने साथ लेकर आए। पापा बहुत माने हुए आमिल थे। जब वो घर में दाखिल हुए तो उन्हें इस घर में किसी साय का एहसास हो गया। इधर उधर देखते हुए बाबा के मुंह से निकला, जल्दी से पानी का एक गिलास ले आओ। बाबा ने रजिया के कमरे के दरवाजे को घूरते हुए बुलंद आवाज से कहा। बाप शीशे के साफ गिलास में जल्दी से पानी ले आया और बाबा दरवाजे के सामने ही कमरे के बाहर बैठ गया और अपने सामने तपाई पर पानी का गिलास रखकर कुछ पढ़ने लगा। बाबा को पढ़ते पढ़ते कुछ देर हुई थी कि अचानक कमरे की कुंडी खुलने की आवाज आई और फिर दरवाजा खोलकर रजिया झूमती हुई बरामद हुई। वो बाबा की तरफ सुख अंगारा आंखों से देख रही थी, लेकिन बाबा पढ़ने में मसरूफ रहे। आहिस्ता आहिस्ता वो बाबा के सामने आ ठहरी। सामने बैठ जाओ। बाबा की रौबदार आवाज गूंज उठी और रजिया बगैर कुछ कहे उनके सामने बैठ गई, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से तप रहा था। कौन हो तुम? बाबा ने ग्लास के ऊपर हाथ रखकर पूछा। उनके हाथ रखते ही रजिया कांप गई। मेरा नाम जरताश है। रजिया के मुंह से भारी मर्दाना आवाज निकली। क्यों तंग कर रहे हो इस बच्ची को? बाबा ग्लास को हल्का हल्का हिलाने लगे। रजिया की हालत तशन्नुज के मरीज जैसी हो गई। मैं तंग नहीं कर रहा। ये और मैं एक है। रजिया के मुंह से बमुश्किल अल्फाज निकले। ये कभी नहीं हो सकता। तू नारी मखलूक है और ये खाकी। बाबा जल्लाल में आ गए। छोड़ दे इस बच्ची को और आइंदा इससे दूर रहना, वरना। लेकिन बाबा, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे इससे इश्क हो गया है। मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने कह दिया कि छोड़ दे इसे, वरना। बाबा ने उसकी बात काट दी और ग्लास में पानी चुल्लू में लेकर रजिया के मुंह पर मारा, जिससे उसके मुंह से कराह बुलंद हुई। 2-3 दफा बाबा ने रजिया के मुंह पर पानी का छींटा मारा। मैं जा रहा हूँ, लेकिन इस लड़की को मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। खैर नहीं अब इस लड़की की। बाबा ने ग्लास को एक जोर का झटका दिया तो रजिया बेजान सी होकर लड़क गई और बेहोश हो चुकी थी। बहुत ही सरकश जिन है। एहतियात बहुत बेहतर है। ये फिर भी कोई शरारत कर सकता है। एक तावीज लिख कर दे रहा हूँ, बच्ची के गले में डाल देना, लेकिन याद से इसे तंबीह करना कि इस तावीज को कभी ना उतारे। दोनों मियाँ बीवी उनकी तरफ देखते हुए सर को हिलाने लगे। एक बात और, बच्ची से इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इसके जहन से सब कुछ उतर चुका होगा। रजिया का बाप नहर वाले बाबा का बहुत शुक्रगुजार था। नहर वाले बाबा ये कहकर चले गए कि मैंने रजिया को साई की कैद से निजात दिला दी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अभी इम्तिहान और भी हैं। उसके बाद रजिया के साथ कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। हाँ, कभी कभी उसे आते जाते इधर उधर घूमते फिरते किसी के देखने की चुभन सी महसूस होती थी, और जब वो नजरों की तलाश में देखती तो उसे कोई नजर ना आता। रजिया की शादी बिल्कुल करीब थी। अरशद का दिल शादी से पहले एक दफा रजिया से मिलने और उसे छेड़ने को चाहा, और फिर उससे सब्र ना हो सका और वो रजिया से मिलने जा पहुंचा। उस वाकये के बाद रजिया को बहुत कम निकलने दिया जाता था। उस दिन काफी दिनों के बाद वो बाहर निकलकर बाग में आई थी कि अरशद भी वहां आ गया। पहले तो वो अरशद को देखते ही घर की तरफ भागने का सोचने लगी, क्योंकि उसके जहन में वालिदैन की तरफ से लगाई गई पाबंदी शादी के नजदीक आने की वजह से थी। उसे वालिदैन ने असल बात की हवा तक न लगने दी थी। रजिया, 1 मिनट मेरी बात सुन लो, फिर चली जाना। अरशद ने उसका इरादा भागते हुए जल्दी से कहा तो रजिया रुक गई, लेकिन मुंह से कुछ न बोली। अरशद और उसके घर वालों को भी आसेबी वाक्य से लाइल्म रखा गया था। रजिया के रुकते ही अरशद उसके पास चला गया। मैं तुम्हारा होने वाला शोहर हूँ, मुझसे क्या शर्माना। जनाब होने वाले शोहर साहब, जो बात कहनी है जल्दी से कह दें। ये ना हो कि अम्मी अब्बू से कोई देख ले। और रजिया ने रुख दूसरी तरफ करते हुए शरारत से कहा, मेरे साथ उस पुल तक तो चलो, वहाँ कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। अरशद ने 2 पहाड़ियों के दरमियान एक खाई के ऊपर बने पुल की तरफ इशारा करते हुए कहा। रजिया पहले तो नाना करती रही, लेकिन उसे आखिरकार अरशद की जिद के आगे हार मानना ही पड़ी, और फिर वो दोनों बातें करते हुए उस पुल तक पहुंच गए, जहाँ एक पहाड़ी का मंजर इतना प्यारा था कि रजिया जैसे उसमें खोकर रह गई, और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए लकड़ी और रस्से की मदद से बने पुल के दरमियान तक चली गई। उसकी बाईं तरफ थोड़ा ही पीछे अरशद दिख रहा था। अचानक खटाक खटाक की आवाज सुनाई दी और पुल बिल्कुल दरमियान में से उस जगह से टूट गया जहाँ रजिया खड़ी थी।
रजिया को एक झटका लगा और वो सर के बल नीचे खला में गिरती चली गई। उसके मुंह से फलक शगाफ चीख बरामद हुई और उसके गले से नहर वाले बाबा का दिया हुआ तावीज निकलकर कहीं गुम हो गया। ठीक उसी वक्त एक बड़ा सा परिंदा नमूदार हुआ और फिर वो परिंदा साए में तब्दील होकर रजिया की तरफ बढ़ा और फिर रजिया समेत गायब हो गया। रजिया की तवील चीख खाई में गूंज कर रह गई। उधर अरशद पुल के टूटते ही रस्से के सहारे खला में लटक गया और उसका सारा ध्यान पहले अपने आप को बचाने पर था। वो बहुत ही मुश्किल से लटक लटक कर ऊपर पहुंचा और नीचे खाई की वसतों में देखा, लेकिन रजिया उसे कहीं नजर न आई। तो वो पागलों की तरह रजिया को पुकारते हुए पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। चूंकि वो ऊंचाई पर था इसलिए उसकी आवाजें बस्ती तक पहुंच रही थी। रजिया के वालिद और बस्ती के चंद लोग शोर सुनकर घरों से निकल आए। जब उन्होंने एक आदमी को शोर मचाते हुए खाई की तरफ बढ़ता देखा तो उन्होंने समझ लिया कि कोई खाई में गिर गया है। बस्ती के आदमी खाई की तरफ दौड़े। या अल्लाह खैर, रजिया के बाप के मुंह से निकला और वो भी उन आदमियों के साथ ही खाई की तरफ दौड़कर जाने लगा। बस्ती की औरतें घरों के छतों पर चढ़कर सूरत हाल का अंदाजा लगाने लगी। अरशद की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। वो रजिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, जो कि इतने ऊपर से गिरकर कैसे बच पाई होगी। उसके अंदर तो एक आंधी सी चल रही थी। लेकिन जब वो नीचे खाई के अंदर पहुंचा तो इधर उधर देखने के बाद उसे वहां रजिया का नामो निशान न मिला। तो वो परेशान हो गया, क्योंकि वो गिरी तो उसके सामने ही थी, तो फिर कहाँ गायब हो गई। बस्ती के लोग भी खाई के अंदर पहुंच गए। जब रजिया के बाप ने अरशद को देखा तो वो चीख उठा, अरशद किसको ढूंढ रहे हो? कौन गिर गया है? खालू, वो रजिया पुल पर से गिर गई थी। अरशद ने बेबसी से होंठ चबाते हुए जवाब दिया। क्या? रजिया? वो इधर कहाँ कैसी गिर गई? अरशद को ऐसा लगा कि उसका दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़कर खींच दिया हो। खालू, वो मेरे सामने गिरी थी, लेकिन अब वो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं, अरशद ने खोए खोए लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर रजिया का बाप भी पागलों की तरह इधर उधर भागकर तलाश करने लगा। बाकी आदमी भी उस पूरी खाई में फैल गए, लेकिन रजिया उन्हें ना मिलनी थी और ना ही मिली। वो सब सोच रहे थे कि अगर रजिया ऊपर से गिरी तो कहाँ? अरशद, तुम्हें पूरा यकीन है कि रजिया ऊपर से गिरी थी? एक बुजुर्ग आदमी ने अरशद को मुखातिब किया। उनका पूछने का अंदाज ऐसा था जैसे उन्हें अरशद की दिमागी हालत पर शक हो रहा हो। जी बुजुर्गवार, मेरे सामने ही वो गिरी थी। मैं ही उसे पुल पर लेके आया था, उसे डूबते हुए सूरज का खुशनुमा मंजर दिखाने के लिए। लेकिन पुल टूट गया। मैं बहुत मुश्किल से बचा हूँ। आप खुद ही पुल को देख लें। उसने पुल की तरफ देखकर इतना ही कहा कि उसे जबरदस्त हैरत का झटका लगा। पुल तो अपनी जगह कायमो दायम था। बुजुर्ग ऊपर से नजर आने वाले पुल की तरफ देख रहे थे। फिर उन्होंने हंसकर बाकी आदमियों से कहा, चलो भाइयों, लगता है कि रजिया का मंगेतर थोड़ी थोड़ी पीता भी है। बाकी आदमियों ने भी दोनों की बातें सुन ली थी और पुल को भी सही सलामत देख लिया था, इसीलिए वो वहां से बुजुर्ग के साथ ही खिसक गए। जबकि अरशद परेशान खड़ा उस पुल की तरफ देख रहा था, जो कि उसके सामने ही टूटा था, जिससे रजिया गिर गई थी। अरशद, रजिया के बाप ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, खालू, आप मेरी बात का यकीन करें। वो बेटा, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। आओ, अब यहाँ कुछ नहीं। रजिया के बाप ने अफसुर्दगी से कहा, लेकिन खालू, वो रजिया। अरशद यकीनो बेयकीनी की कैफियत में था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि पुल टूट कर कैसे जुड़ गया और रजिया कहाँ गई। जबकि रजिया के बाप को उसकी बात पर यकीन आ गया था, क्योंकि उन्हें बाबा जी का दिया हुआ तावीज, जो कि रजिया के गले में था, एक झाड़ी में अटका हुआ मिल गया था, जिसे देखकर रजिया के बाप के दिल पर छुरियां सी चल रही थी। और उन्हें नहर वाले बाबा की बात याद आ रही थी कि तावीज बच्ची के गले से कभी नहीं उतरना चाहिए। जिन बहुत ही सरकश है। रजिया का बाप अरशद को पकड़ते हुए दिल बर्दाश्ता होकर उस खाई से निकले और बोझल कदमों से घर की तरफ चल पड़े। जब वो घर पहुंचे तो रजिया की माँ दरवाजे पर ही खड़ी उनकी मुंतजर थी, और जब उन्हें अरशद की जुबानी सारा वाकया और रजिया के गायब हो जाने के बारे में पता चला तो उन्होंने जोर की चीख मारी और बेहोश हो गई। उन्हें बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर बाद होश में लाया गया, लेकिन वो रजिया को ही याद किए जा रही थी और रोई जा रही थी। अरशद बेटा, तुम अपनी खाला के पास ही रुको, मैं अभी आया। ये कहकर रजिया का बाप तेज तेज कदमों से नहर वाले बाबा के आस्ताने पर पहुंचा। बाबा जी मस्जिद में हैं। एक मुरीद ने उनको बताया तो वो आस्ताने के साथ ही बनी हुई छोटी सी मस्जिद में चले गए। अंदर दाखिल हुए तो उन्हें याद आया कि उन्होंने अभी तक मगरिब की नमाज अदा नहीं की। वो जल्दी से नमाज के लिए खड़े हो गए। उस वक्त बाबा जी मस्जिद के एक कोने में कुछ आदमियों के सामने किसी मौजू पर बयान दे रहे थे। नमाज पढ़ने के बाद रजिया का बाप भी उधर ही जाकर बैठ गया, लेकिन उसके अंदर एक तलातुम बरपा था। बाबा जी ने उन्हें देखते ही बयान मुख्तसर कर दिया और बोले, क्या बात है? परेशानी तुम्हारे चेहरे से आया है। बाबा जी, वो मेरी बेटी अचानक गायब हो गई। उनके मुंह से बमुश्किल अल्फाज निकले। बाबा ने बाकी लोगों को उठने का इशारा किया और उनके उठने के बाद फिर बाबा के इस्तफसार के बाद उन्होंने अपनी बेटी के साथ बीती हुई सारी बात बता दी।
मेरा दिया हुआ तावीज़ कहाँ है? बाबा ने तमाम बात सुनने के बाद पूछा। रज़िया के बाप ने तावीज़ जेब से निकाल कर बाबा की तरफ बढ़ा दिया। उस वक्त एक आदमी ने इशा की अजान दी और फिर बाबा ने रज़िया के बाप को दिलासा दिया, साथ ही नमाज पढ़कर जाने का कहा। मैं आज की रात एक अमल करूंगा और सुबह खुद ही तुम्हारे घर आकर जो होगा बता दूंगा। नमाज पढ़कर रज़िया का बाप बोझे कदमों से सीधा घर आ गया, जहाँ अरशद और उसकी बीवी शिद्दत से उसका इंतजार कर रहे थे। रज़िया की मां ना सिर्फ संभल चुकी थी, बल्कि उसने रज़िया के साथ अब तक पेश आने वाले तमाम वाक़यात भी अरशद के गोशगुजार कर दिए थे। उन दोनों मियाँ बीवी का यही ख्याल था कि रज़िया को वो जिन उठाकर ले गया होगा, जबकि अरशद जिन वाली बात सुनकर हैरान था। लेकिन रज़िया उसके सामने ही से गिरकर गायब हुई थी और फिर उसने टूटे हुए पुल को अपनी आंखों से सलामत देखा था। मुझे रज़िया का तावीज़ उस खाई में से मिला था जिसे मैं लेकर बाबा के पास गया था। उन्होंने वो तावीज़ रख लिया है और रात को एक अमल करने का कहा है। अब जो कुछ भी होगा सुबह ही पता चलेगा। वो लोग पूरी रात बैठे रहे और रात इसी तरह गुजर गई। सुबह की नमाज के लिए अरशद और रज़िया का बाप मस्जिद गए। दोनों ने नमाज अदा की। बाबा जी नमाज पढ़ाकर उठकर अपने आस्थाने में चले गए और उनके एक मुरीद ने रज़िया के बाप से कहा कि वो घर चले जाएं, बाबा जी खुद ही उनके घर आएंगे। दोनों का दिल वहां से आने को न चाह रहा था, लेकिन बाबा का कहा भी मानना जरूरी था। वो दोनों जब घर पहुंचे तो अरशद के वालिदैन भी वहां पहुंच चुके थे। वो भी सारी बात सुनकर बहुत परेशान थे और साथ ही रज़िया के वालिदैन से नाराज भी हो रहे थे कि उन्होंने ये बात क्यों छुपाई थी। आपस में बातें होती रहीं। 10 बजे बाबा जी उनके घर आ गए। वो सब उन्हीं के मुंतजिर थे, लेकिन बाबा जी ने उन्हें कुछ बताने से पहले रज़िया का कमरा देखना चाहा। रज़िया के कमरे में कुछ तलाश करते हुए उन्हें किसी परिंदे का एक पर मिला तो उनके चेहरे पर इत्मीनान सा फैल गया। तावीज़ को सामने रखकर मैंने जो अमल किया उसके बाद मुझे अंधेरा सा नजर आ रहा था, इसीलिए मैं कुछ जान ना सका और इस घर में आकर कुछ तलाश करना चाहता था। एक चीज मिल तो गई है और उससे खुशबू भी उसी सरकश जिन की आ रही है। अब एक और अमल करना है, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। आप लोग हौसला रखें, अल्लाह खैर करेगा। मुझे इससे पहले गलती हो गई, काश मैं पहले ही उस सरकश जिन का कुछ करता, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर। उसके बाद बाबा जी रज़िया के कमरे में ही बराजमान हो गए और उनके कहने पर उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। काफी लंबा अमल था। बाकी लोग बाहर ही उनके मुंतजिर रहे कि अमल के बाद क्या रोनुमा होता है। जोहर से थोड़ा पहले अचानक परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी और एक बड़ा सा उल्लू आकर घर के बैरूनी दरवाजे पर आ बैठा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रही थीं। वो उल्लू भी आम उल्लुओं से बड़ा था। उसी वक्त कमरे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला, जहां बाबा जी आंखें बंद किए अमल पढ़ने में मसरूफ थे। उल्लू दरवाजा खुलते देखते ही हल्की सी उड़ान के साथ नीचे उतर आया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, जैसे उसे कोई चीज खींच रही हो। ऐसे ही वो अंदर चला गया और बाबा जी के सामने जाकर सर को झुका दिया। अरशद और उसके वालिदैन और खाला खालू आहिस्ता आहिस्ता अंदर चले गए। उसी वक्त बाबा ने आंखें खोल दी। उनकी आंखें लाल भभूका अंगारा हो रही थीं। तुम बाज ना आए और अपनी मनमानी की, मैंने तुम्हें मना भी किया था। बाबा काफी देर उसे सरजश करते रहे, जैसे कि किसी समझने वाली चीज के सामने कुछ बोल रहे हों, लेकिन वो उल्लू आगे से सर झुकाकर चुप रहा। कहाँ है वो बच्ची? बाबा ने रोबदार आवाज से पूछा, लेकिन उसने कुछ जवाब न दिया। बाबा ने 2-3 दफा पूछा, लेकिन वो खामोश ही रहा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। बाबा ने ये कहते ही अपने एक बैग में से चाबुक निकाली। बाबा, वो मर गई है। चाबुक निकलते ही उल्लू ने सर को हिलाया और फिर उसके मुंह से इंसानी आवाज निकली। कहाँ मर गई? कैसे मर गई? बाबा और रज़िया के घर वालों को एक झटका लगा। वो मेरा एक दोस्त था जिसने उसको पुल से नीचे गिरते ही दबोच लिया था और फिर खौफ से रज़िया के दिल की धड़कन बंद हो गई। मैं उसको बचा नहीं सका। उल्लू ने सर को तासुब से हिलाते हुए जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर घर में एक कोहराम सा मच गया और फिर बाबा के पूछने पर उस जिन ने, जो कि उल्लू की शक्ल में था, रज़िया की कब्र के बारे में सब कुछ बता दिया, जो कि उस पुल से कुछ ही फासले पर एक बड़ी सी चट्टान के साए में थी। अरशद और रज़िया की मां कर्ब से बेहोश हो रहे थे। बाबा को उस जिन पर बहुत ही गुस्सा था। उन्होंने उसी चाबुक से उसको मारना शुरू किया तो उल्लू बिल्कुल बेजान सा हो गया। फिर बाबा ने उसे जलाकर राख कर दिया। जो थोड़ी सी राख फर्श पर पड़ी थी, अचानक जोर की हवा चली और राख उड़ते हुए गायब हो गई। उसके बाद वो सब बाबा के साथ उस कब्र पर पहुंचे तो देखा कि वाकई वहां पर एक कब्र थी और कब्र पर रंग बिरंग के फूल पड़े थे। सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे और सब रज़िया के लिए दुआ गो थे।